नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन नोट क्लासेस में। तो ये पॉलिटी की हमारी छठी क्लास होगी और इससे पहले हमने इन क्लासों में कॉन्स्टिट्यूशन का शुरुआत कैसी हुई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, विकास क्रम इसका कैसे रहा है, और आर्टिकल में प्रस्तावना को कैसे जोड़ा गया था, और उनके सामने आने वाली जो जो चुनौती है वो सब डिस्कस किया है। अब हम चलते हैं क्लास 5 में। क्लास 6 ये है क्लास 6, और इसमें पढ़ेंगे हम आर्टिकल 19। ठीक है, इससे पहले हमने स्टेट पढ़ लिया था। ठीक है, भाग 1, इसमें हम राज्य के बारे में पढ़े थे। ठीक है, और भाग 1 और भाग 2 नागरिकता के बारे में पढ़ा। ठीक है, और ये चल रहा अपना भाग 3। ठीक है, जिसमें मूल अधिकार। तो इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अनुच्छेद तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 19 से। ठीक है, तो आर्टिकल 19 किस चीज के बारे में कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार, और इसके अंदर क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया है, किस तरह की स्वतंत्रता इन्होंने दी है, और क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है, और ऐसे कौन से जो जजमेंट है जो आंसर करते हैं फ्रीडम को। ठीक है, वो सब चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो यह सभी भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। ठीक है, 19(1) के अंतर्गत वो कौन कौन सी मौलिक स्वतंत्रता है। पहली है उनमें वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने और अभी एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता, वो किसमें 19(1) का में। ठीक है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता आती है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। ठीक है, सूचना का अधिकार आता है, मौन रहने का अधिकार आता है, और हड़ताल और बंद करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, तो जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आप स्ट्राइक नहीं कर सकते और बंद का आह्वान नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा आप प्रेस की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, सूचना का अधिकार और मौन रहने का अधिकार इसमें सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। आप पीसफुली और विदाउट हथियार आप सम्मेलन बुला सकते हो। ठीक है, इसकी स्वतंत्रता आपको 19(1) प्रदान करता है। इसमें बिना हथियार शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार आपको आर्टिकल 19(1) देता है। ठीक है, तीसरा आता है इसमें संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) 2012 में 1997 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत सहकारी समितियों का गठन भी शामिल है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो आप संघ या फिर संगठन बना सकते हो किसके अंतर्गत, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत। भारत के किसी भी हिस्से में स्वतंत्र रूप से आप क्या कर सकते हो, संचरण कर सकते हो, चल सकते हो, घूम सकते हो। ठीक है, अनुच्छेद 19(1) इसको प्रदान करता है। इसमें देश के किसी भी हिस्से में आने जाने की स्वतंत्रता होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पांचवी स्वतंत्रता, किसी भी जगह निवास करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) नागरिकों को किसी भी स्थान पर रहने की का अधिकार देता है। ठीक है, रोजगार या स्वतंत्रता की स्वतंत्रता, रोजगार या व्यवसाय की स्वतंत्रता। हेलो, अरे बाहर करो, रुक जा। रोजगार या व्यवसाय की स्वतंत्रता, इसमें 19(1) चंद नागरिकों को अपनी पसंद का पेशा या व्यवसाय चुनने का अधिकार देता है। ठीक है, तो ये 6 तरीके की आपके क्या हुई स्वतंत्रता। रोजगार कर सकते हो, किसी भी जगह आप निवास कर सकते हो, रह सकते हो। ठीक है, संचरण कर सकते हो, घूम सकते हो, संघ बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, शांतिपूर्ण बिना हथियार के आप एकत्रित हो सकते हो, और बोलने और अभिव्यक्त करने की आपकी स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19(1) प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आगे आते हैं आपके, आगे आता है राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार। भारत संघ बनाम नवी जिंदल केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता माना गया। ठीक है, तो ये किस केस के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योर किया है? भारत संघ वर्सेज नवी जिंदल वाले केस में चुप रहने का भी आपको अधिकार के अंतर्गत आता है। इमेनुअल बनाम केरल स्टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि मौन रहना भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। ठीक है, तो आज से ध्यान रखोगे कि अगर आप मौन हो और कोई बोलने के लिए कह रहा है तो ये आपका अधिकार है कि आप उसको बोल सकते हो कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, मैं मौन ही रहूंगा। ठीक है, नोटा के बारे में क्या है? नोटा और सूचना का अधिकार, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन इंडियन यूनियन मामले में सूचना और नकारात्मक मतदान का अधिकार दिया गया है, जो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो नोटा, आप जो इलेक्शन के अंतर्गत नोटा का बटन दबाते हो, ठीक है, ये भी आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है, नियमित स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जिस पे लगा हुआ है 19(2) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर राज्य निम्न आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो भारत की प्रभुता एक अखंडता को जो चीज प्रभावित करती है, उन चीजों पे सब पे भारत संघ क्या कर सकता है? आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। स्टेट की सुरक्षा पे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के मामले में भी स्टेट प्रतिबंध लगा सकता है। लोक व्यवस्था, ठीक है, सदाचार और शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन के इन सब मामलों में स्टेट क्या कर सकता है कि आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आपके अधिकारों को रोक सकता है। तो इन मामलों पे ये क्या है? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत की प्रभुता, सुरक्षा, मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार एवं शिष्टाचार, न्यायालय की अवमानना, मानहानि और अपराध उद्दीपन, ये सब किस में आते हैं? 19(2) के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन 19(3) के अंतर्गत शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन पर राज्य 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो 19(3) के अंतर्गत 2 आधार कौन कौन से हैं? भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था के हित में प्रतिबंध लगा सकता है स्टेट। ठीक है, 19 संविधान संशोधन और प्रतिबंध कौन कौन से हैं? पहला संविधान संशोधन हुआ था इसमें 1951 में। 19(2) के तहत 3 आधार जोड़े गए थे। वो कौन कौन से आधार थे कि इस आधार पर आपके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है? पहला, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। तो स्टेट जिसके साथ चाहेगा आप मैत्रीपूर्ण संबंध उसके साथ बना सकते हो। अगर स्टेट ने मना किया है, ठीक है, स्टेट अगर डिनाई करता है कि ये हमारा शत्रु देश है, इसके साथ आप मित्रता नहीं कर सकते, तो आप उस देश के साथ मित्रता नहीं करोगे आप। ठीक है, लोक व्यवस्था, तो पब्लिक जो अरेंजमेंट है उस मामले में भी क्या कर सकता है स्टेट? आपके अधिकार छीन सकता है। ठीक है, अधिकार पर रोक लगा सकता है। ठीक है, कि आप पब्लिक की व्यवस्था को खराब कर रहे हो। जैसे कि मान लो आपके इशू को लेकर आप जाम लगा रहे हो, ठीक है, पब्लिक में, ठीक है, या फिर आप ऐसी कोई, जैसे हॉस्पिटल में अगर आप कोई अव्यवस्था, केओस उत्पन्न कर रहे हो, तो उस बेसिस पे भी स्टेट क्या कर सकता है कि आप राजकार्य में बाधा उत्पन्न के नाम से आपके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं और आपके अधिकारों को कम कर सकते हैं। ठीक है, अपराध उद्दीपन, कोई भी आदमी अगर अपराध को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, तो इस इश्यू पे भी आपके अधिकारों को रोका जा सकता है। ठीक है, इसके साथ युक्ति युक्त निर्बंधन शब्द भी पहली बार जोड़ा गया था 1951 में ही। ठीक है, ये संशोधन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध लगाने के लिए किया गया है, ताकि समाज में संतुलन बनाए रखा जा सके। ठीक है, तो युक्ति युक्त निर्बंधन, एप्रोप्रिएट रेस्ट्रिक्शन इस वजह से लगाए गए हैं कि चेक एंड बैलेंस बना रहे सोसाइटी के अंदर, और पब्लिक अरेंजमेंट है, पब्लिक डिसऑर्डर है, वो बना रहे।
सोलवा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1963 है, भारत की प्रभुता अखंडता शब्द इसके अंतर्गत जोड़े गए ताकि किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति जो देश की अखंडता को प्रभावित कर सकती है उस पर नियंत्रण रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम अनुच्छेद 19 3 4 5 6। ठीक है, यह प्रावधान संविधान लागू होने के दिन से ही युक्ति युक्त निर्बंधन शब्द के साथ थे। इसके तहत राज्य इन स्वतंत्रताओं पर सामाजिक शांति और व्यवस्था के हित में नियंत्रित प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 4 5 6 के अंतर्गत ही यह संविधान क्या करेगा, युक्तियुक्त जो निर्बंधन है, जो शब्द जोड़े गए हैं उन्हीं के साथ इसके तहत राज्य इन स्वतंत्रता पर सामाजिक शांति व्यवस्था के हित में नियंत्रित प्रतिबंध लगा सकता है। किस नाम पे? युक्तियुक्त निर्बंधन के नाम पे। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता, कहने का मतलब यह है कि जो ये आधार है, जितने भी आधार है, इसमें विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, अपराध उद्दीपन और इसके अलावा जो ऊपर दिए गए जो आधार है, प्रभुता, एकता, अखंडता, ठीक है, न्यायालय की अवमानना, सदाचार, शिष्टाचार, राज्य की सुरक्षा, ये सब, इन सब आधार पर आपके ऊपर युक्त निर्बंधन लग सकते हैं। ठीक है, और राज्य आपके ऊपर, आपके कार्य के ऊपर रोक लगा सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, और आपके अधिकार सीमित किया जा सकता है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपने 19(1) के अंतर्गत आती है, और प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट कोई इसमें विवरण नहीं दिया गया। ठीक है, संविधान सभा के सदस्य के.टी. शाह ने प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष रूप से उल्लेखित करने की वकालत की थी, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट किया कि प्रेस की कोई विशिष्ट अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए जो अन्य नागरिकों को नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, तो के.टी. शाह ने संविधान सभा में यह वक्तव्य रखा था प्रेस के बारे में, और उसके लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्पष्ट मना कर दिया था कि ऐसा कोई भी अधिकार, स्पष्ट स्पेसिफिक अधिकार उनको नहीं दिया जाएगा जो नागरिकों को नहीं दिए गए। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस केस में 1986 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो कौन कौन सी अभिव्यक्ति के उद्देश्य की पूर्ति होती है? आत्म विकास, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट होता है, सत्य की खोज होती है, आत्मनिर्णय की शक्ति में वृद्धि होती है, सामाजिक परिवर्तन और स्थिरता में तालमेल बना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोवाइड करवाते हैं जनरल पब्लिक को, स्टेट है ना, तो ये सब चीजों का डेवलपमेंट होता है, सत्य की खोज होती है, आत्म विकास में सहायक होता है। ठीक है, और आत्मनिर्णय की शक्ति में वृद्धि होती है, और सामाजिक परिवर्तन और स्थिरता में तालमेल बना रहता है। तो ये जरूरी इस वजह से है क्योंकि जो अगर आप किसी भी व्यक्ति का गुस्सा या फिर किसी भी व्यक्ति के विचारों को दबाने की कोशिश करोगे तो वो एक उबाल का काम करता है, ज्वालामुखी का काम करता है, उसी से क्या होता है, एक केओस उत्पन्न होता है। तो आप लोगों का क्या करना चाहिए, चेक एंड बैलेंस बनाते हुए उनके आत्म विकास, सेल्फ डेवलपमेंट, उनके सत्य की खोज, आत्मनिर्णय की शक्ति में वृद्धि करना चाहिए, सामाजिक परिवर्तन और स्थिरता में तालमेल बिठाना चाहिए। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करोगे। ठीक है, ये कहा गया किसमें? इंडियन एक्सप्रेस केस 1986 के मामले में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये वक्तव्य दिया। मत देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 में उल्लेखित है कि, लेकिन यह विधिक अधिकार है न कि मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रता है। ठीक है, स्वतंत्रता का प्रकार कौन कौन सा है और स्रोत कहां से लिए गए? 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये ली गई है हमारे आयरलैंड से 1937 में। ठीक है, और अनुच्छेद 40(6)(1) के अंतर्गत से। ठीक है, तो ये आयरलैंड से ली गई है हमारी। ये आर्टिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अनुच्छेद 1(1) जो हमने ऊपर पढ़ लिया था वैसे तो, संगम संघ सहकार समिति बनाने का अधिकार आयरलैंड से, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, तो डेंजिंग जिसको हम डेनमार्क कहते हैं, ठीक है, डेंजिंग हम किसको कहते हैं, डेनमार्क, वहां से लिया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का अधिकार, ये भी डेनमार्क के वहां से लिया गया है, ठीक है। और लास्ट वाला है कोई वृत्ति उपजीविका व्यापार और कारोबार करने का अधिकार, ये भी हमें डेनमार्क के संविधान से मिलता है, ठीक है। अब आता हमारा विवरण, आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड का संविधान 1937 से वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ अन्य मौलिक अधिकारों का आधार लिया गया है। विशेषकर संगठित होने और शांति से एकत्रित होने के अधिकार जैसे अधिकार भारतीय संविधान में इसी से ही प्रेरित है, ठीक है। और जो डेनमार्क से 1922 में अनुच्छेद 75 से नागरिकों के स्वतंत्रता के कुछ अधिकार जैसे संचरण निवास व्यापार करने का अधिकार भी हमने डेनमार्क के डेनजिंग, जिसको हम जैसे मान लो अभी हम न्यू दिल्ली कहते हैं इंडिया को, ठीक है, न्यू दिल्ली, या फिर चाइना को हम बोलेगी तो हम बीजिंग सरकार कहते हैं, ठीक है। और अमेरिका को यूएसए न्यूयॉर्क कहते हैं, वाशिंगटन वाशिंगटन, फ्रांस को जैसे हम कहते हैं पेरिस, और या फिर अमेरिका को हम सॉरी ब्रिटेन को हम लंदन कहते हैं, तो लंदन लंदन ने कहा है, और या फिर बीजिंग ने कहा है, तो इस वजह से बेजिंग इसकी राजधानी है। उस टाइम पे 1970 तक डेनमार्क की 1997 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 के माध्यम से सहकारी समिति बनाने का अधिकार, तो ये 19(1) में शामिल किया गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ठीक है। विशेषताएं क्या है, इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संगठित होने और अपनी जीवन शैली को चुनने का की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ठीक है। राज्य के लिए आवश्यक कि वह इन अधिकारों को सीमित या नियंत्रित करते समय संविधान के दायरे में रहते हुए युक्तिगत प्रतिबंध लगाए, ठीक है। तो इनमें देखो चेक एंड बैलेंस तो बिल्कुल रखा गया है, ठीक है। आपको अधिकार भी दिया गया है और उसके साथ अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन भी इसके साथ दी गई है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सामूहिक रूप से संगठित होगा और जीवनशैली में चुनने की स्वतंत्रता प्रदान होगी, और अधिकारों को सीमित और नियंत्रित करते समय संविधान के दायरे में रहते हुए आपको क्या करना है। इससे इसका मतलब ये भी नहीं है कि अप्रोप्रिएट रिस्ट्रिक्शन का मतलब आप इसको एब्सोल्यूट राइट मान लो, आप कुछ भी कर लो, स्टेट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ वही कर सकता है जो युक्ति युक्त हो, ठीक है, मतलब लगाने योग्य हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप छोटे से ही मामले में नागरिकों को फांसी की सजा दे दी जाए, तो ऐसा नहीं है, वो रिलेटिवली आपको दंड दिया जाएगा, इस तरह के प्रोविजन इन्होंने किए हैं। अब आते हैं हम आर्टिकल 20 के ऊपर, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत व्यक्ति को निम्नलिखित संवैधानिक संरक्षण दिए गए हैं। तो इसमें पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो विधियों से संरक्षण, ये 20(1) बोलता है। इसमें क्या बताया गया है, बूथ लक्ष्य में कोई व्यक्ति केवल उस कानून के उल्लंघन के लिए दंडित होगा जो उस समय लागू था जब अपराध किया गया था, ठीक है। अब इसका मतलब ये कि जैसे मान लो ये आज डेट है 30 सितंबर, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति है जिसने कोई क्राइम किया है, और वो जो क्राइम है, ये वाला क्राइम वो अपनी प्रकृति में नया क्राइम है, ठीक है। अगर ये प्रकृति में नया क्राइम है और इसके बारे में कोई भी कानून या फिर कोई भी प्रावधान ऐसा है या फिर कोई धारा इसके बारे में नहीं बनी हुई, तो इस क्राइम से लेके उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तो यही क्या कहता है कि किसी नए कानून के अधीन पुराने अपराध के लिए नए सख्त दंड लागू नहीं होंगे, ठीक है। और अगर मान लो जैसे क्राइम होने के बाद में अगर हम क्या करते हैं, उसके बारे में लॉ बनाते हैं,
तो पहले किए हुए क्राइम के बारे में हम उसको उसको सजा नहीं दे सकते, ठीक है, कि आपने इस चीज का उल्लंघन तब किया था, तो इस बेस पे आपको सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो कानून, ठीक है, बूथ लक्षी कानूनों का संरक्षण, ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो कंजर्वेशन ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर किसी अपराध के लिए, एक मिनट, बाद में कड़ा कानून बनता है तो उसे उस व्यक्ति पर लागू नहीं किया जाता जिसे जिसने उस अपराध जिसने अपराध उस नए कानून के लागू होने से पहले किया हो, ठीक है। वो मैंने बता दिया है कि जैसे मान लो आज से पहले मर्डर के बारे में कोई भी कानून नहीं बना हुआ, ठीक है, मान लीजिएगा, और आज अगर मैंने मर्डर कर दिया और उसके बारे में कोई कानून नहीं बना हुआ, और अगर आप कल ही उसके बारे में कानून बना लेते हो, तो उस बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि तुमने बीते हुए कल में मर्डर किया है तो आज हमने कानून बना दिया, उस बेसिस पे आपको सजा होगी, तो ये इसने मना किया है, ठीक है। उसके आप कहने का मतलब है कि आपने कानून तोड़ा हो, उसी बेसिस पे ही आपको सजा होगी, ठीक है। दोहरा दंड से संरक्षण 20(2) कहता है, ये क्या होता है दोहरा दंड? कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए पुनः दंड से बचाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या होता है कि यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और सजा दी गई है, तो उसे उसी अपराध के लिए फिर से सजा नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो दोहरा दंड इसमें नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बारे में ये आपको संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। तो 20(3) अनुच्छेद इसके बारे में कहता है कोई व्यक्ति जो अपराधी है खुद के खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है कि ये प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है कि खुद के कोई भी दोषी व्यक्ति उसके खिलाफ उसको स्वयं के खिलाफ वो साक्ष्य नहीं दे सकता है कि मजबूर किया जा सके कि तुम अपना खुद का गवाह बन जाओ, अर्थात व्यक्ति से जबरन बयान नहीं लिया जा सकता जिससे वह स्वयं को अपराधी सिद्ध कर सके, ठीक है। तो ये क्या है कि प्राकृतिक कानूनों के विरुद्ध है और व्यक्ति खुद की गवाही खुद नहीं दे सकता, ठीक है। ये अधिकार अभियुक्त को अपनी रक्षा के लिए चुप रहने और पुलिस या अदालत में दबाव में अपने खिलाफ गवाही देने से बचाता है। तो ये बहुत अच्छा कानून भी है और बहुत गलत भी है, ठीक है। इसमें इसका प्रोसेस कौन तो सब कानूनों के होते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्यवस्था ऐसे बनाई गई संविधान में। तो 20 आर्टिकल 20 में भी हमने 1, 2, 3 इसके प्रोविजन पढ़े। जो 1 है वो किसके खिलाफ किसकी बात करता है? वो करता है आपके, एक मिनट, बूथ लक्षी विधियों का संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। और ये हमने पढ़ी लिया कि बूथ लक्षी विधि क्या होती है। दूसरा था दोहरा दंड से संरक्षण प्रदान करना। थर्ड आता है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, ठीक है। संक्षेप में बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध मूल अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 14 के खिलाफ आप जा सकते हो, राज्य के 15(1), 16, 18(1), ठीक है। इसके अलावा 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इसके इन अधिकारों के मामले में ही आप क्या कर सकते हो? स्टेट के विरुद्ध जा सकते हो, ठीक है। तो हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इनको याद कर लेना आप, 19, 26, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। ये मौलिक अधिकार व्यक्ति को राज्य की शक्तियों से बचाने के लिए दिए गए हैं और राज्य की गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करते हैं, ठीक है। ये जो मौलिक अधिकार है ये सिर्फ स्टेट पे है, ये चीज ध्यान रख लेना। ये सार्वजनिक सॉरी निजी व्यक्ति के बारे में आपको ये सुरक्षा प्रदान नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम आर्टिकल 21 पे, जीवन एवं दैविक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। भारतीय अनुच्छेद 21
के सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकारों में से एक है। इसके अंतर्गत हर व्यक्ति को जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, जिसे किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। इस अनुच्छेद का विस्तार न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ, जिससे इसके अधिकारों का व्यापक रूप विकसित किया गया है। ठीक है, राज्य के साथ ही व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध ये मूल अधिकार है, जो न केवल राज्य द्वारा बल्कि निजी व्यक्ति द्वारा भी उल्लंघित होने पर संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करता है। तो 21 ऐसा है कि अगर आपका ये जो अधिकार है 21 वाला, ठीक है, दैहिक और क्या है इसका नाम पूरा, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो ये आपको राज्य के साथ साथ अगर कोई भी पर्सनल व्यक्ति अगर आपका जीवन और दैहिक अधिकार छीन रहा है तो उन दोनों के खिलाफ आपका कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के अंतर्गत रिट फाइल कर सकते हो। 15(2) क्या कहता है, ये अनुच्छेद किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे दुकान, रेस्टोरेंट, होटल, अन्य सेवाओं में प्रवेश करने या उनका उपयोग करने से रोकने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ये 15(2) भी किसके अंतर्गत आता है, दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसके किसी भी प्रकार के अभ्यास को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह अस्पृश्यता के आधार पर किसी व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत करने या अन्यायपूर्ण व्यवहार करने पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, अनुच्छेद 18(3) और 4 क्या कहता है, इस अनुच्छेद के तहत विदेशी उपाधि प्राप्त करने और उसे स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए जो भारतीय सरकार की सेवाओं में। यह भारतीयों को किसी विदेशी उपाधि को स्वीकार करने से रोकता है जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त न हो। अनुच्छेद 23, ये अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार, जबरन श्रम के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करना, इसका उल्लंघन न केवल राज्य के द्वारा बल्कि निजी व्यक्ति द्वारा भी होने पर भी दंडनीय है। इसके तहत बंधुआ मजदूरी और अवैध तस्करी पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ये जो मैं जितने भी आर्टिकल पढ़ रहा हूँ, ये आपके आर्टिकल 21 के तहत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है। ठीक है, अब हम लास्ट वाला पढ़ेंगे अनुच्छेद 24 में। 24 भी इसके अंतर्गत कैसे काम करता है। ठीक है, ये अनुच्छेद बच्चों के 14 वर्ष की आयु तक के किसी भी परिसंकटमय कार्य उद्योग में नियोजन को रोकता है। ये बाल श्रम के खिलाफ है और इसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 24, 23, 18, 3, 4, 17 और 15(2) क्या है, राज्य के साथ व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध मूल अधिकार आपका। ठीक है, तो ये आपके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और स्टेट या फिर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ यह आपको आपके मूल अधिकारों को सुनिश्चित करता है। यह अनुच्छेद न केवल राज्य की शक्ति के दुरुपयोग के नागरिकों की सुरक्षा करता है बल्कि व्यक्तियों और निजी संस्थाओं द्वारा किसी अन्याय के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या क्या है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अनुच्छेद 21 के तहत प्रावधान किया गया कि किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है। यह प्रक्रिया उचित और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि अगर किसी का भी आप डेथ कैपिटल सेंटेंस दे रहे हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेथ सेंटेंस, ठीक है, तो वो तभी दिया जाएगा कि उसमें आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को फॉलो किया गया। ठीक है, ऐसे विदाउट आप, जैसे अभी यूपी में चलाया जा रहा है बुलडोजर, ठीक है, तो वो क्या है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं है। तभी आप किसी भी व्यक्ति के दैहिक स्वतंत्रता या फिर जो रहने का जो अधिकार है वो भी आपके आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बुलडोजर को भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड किया है कि आप ये क्या है कि असंवैधानिक है और आप सीधा किसी के घर को नहीं ढा सकते। ठीक है, तो इस तरीके की कार्रवाई को
आप विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही कर सकते हो। दूसरा था AK गोपालन बनाम मद्रास स्टेट 1950। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि 21 अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करेगा और विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि को चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस मामले में कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव है उसमें जैसे कि ब्यूरोक्रेसी आ गई आपकी, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इसके अलावा आपका जो जितना भी जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खिलाफ ही आपको सुरक्षा प्रदान करता है, न कि विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधि को चुनौती दे सकते हो। ठीक है, ये क्या कहा है इसने, AK गोपालन बनाम मद्रास स्टेट के मामले में 1950 में कहा है। फिर बाद में 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में कहा है कि ऐतिहासिक निर्णय था ये उच्चतम न्यायालय का, और 21 का संरक्षण केवल कार्यपालिका के विरोधी नहीं बल्कि विधायिका द्वारा ऐसा कोई सा भी कानून जो आर्टिकल 21 के विरुद्ध जाता हो उसके तहत विधायी एक शब्द जोड़ा गया था कि उस विद्युत सॉरी विधायिका द्वारा पारित किसी विधि के विरुद्ध भी लागू होता है। इसके तहत विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर खरा उतरना आवश्यक बताया। तो कहने का मतलब है कि अगर विधानमंडल भी मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या फिर ऐसी विधि बनाते हैं जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो उनको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही गुजर के ही ये बनाना पड़ेगा, अदरवाइज वो नल एंड वाइड माना जाएगा। ठीक है, तो नेचुरल जो जस्टिस है वो क्या है, मेनका गांधी मामले में न्यायालय ने यह भी कहा है कि विधि का अर्थ केवल विधानमंडलीय विधि नहीं बल्कि यह वह विधि होनी चाहिए जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका मतलब है कि किसी भी विधि को न्यायिक और नैतिक रूप से उचित होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि उसको जुडिशियल रूप से और मोरली ठीक होना चाहिए, उनको मोरली और या फिर जुडिशियली वो विधि होना चाहिए, तभी वो क्या होनी चाहिए, लागू होनी चाहिए। ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 ये क्या कहता है, संसद ने अनुच्छेद 359 में बदलाव किया, यह स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन और देश स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में ये बात दोहराई गई थी कि जो 59 के अंतर्गत, ठीक है, जो इमरजेंसी घोषित की जाती है उसमें आपका जो आर्टिकल 21 है वो बना रहेगा, उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इंश्योर किया 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है, अन्य डिसीजन कौन कौन से हैं, वोल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय दिया गया कि जीवन का अधिकार केवल शारीरिक अस्तित्व तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें जीवन के सभी पहलुओं को जैसे भोजन है, वस्त्र है, निवास का भी समावेश किया गया। तो इसमें सीधी बात है कि जीवन और देही का मतलब इसका ये नहीं है कि सिर्फ आप बॉडी को लेकर ही मान रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं, उसमें इसको एक्सपेंड किया है कि वोल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मामले में कि इसके अंतर्गत आपका खाना आएगा, आपका कपड़े, ठीक है, आपका रहना, निवास, ये सब इसमें अगर आपके पास आपको इसी को ही आधार बना के प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। ठीक है, स्टेट क्या इंश्योर करेगा, उनके भोजन इंश्योर करेगा, उसके कपड़े इंश्योर करेगा, उनका रहना, तो तभी मिड डे मील चलाया गया। ठीक है, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक भी आर्टिकल 21 को सुनिश्चित करने के लिए ही राज्य के द्वारा चलाई गई ये मुहिम है। ठीक है, तो ये सब जो अभी तो इसका जो दायरा है आर्टिकल 21 का वो बहुत बड़ा है। ठीक है, वो हम आगे बढ़ेंगे। फ्रांसिस कोराली वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर का ये नेक्स्ट डिसीजन आता है। इस मामले में भी जो न्यायालय है वो कहते हैं देश स्वतंत्रता के अधिकार को व्यापक व्याख्या की गई है, और इसमें यह कहा था कि किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति का अधिकार भी शामिल है। तो सीधी बात है, फ्रांसिस कोराली वर्सेस दिल्ली स्टेट में भी इन्होंने कहा है कि आप सिर्फ इनको दैहिक शरीर खाने पीने और रहने से ही सीमित मत रखो। इसमें अगर किसी भी तरीके की प्रताड़ना आपके शरीर को हो रही है, आपके मन को हो रही है,
जैसे मान लो कि चोरी के माध्यम से ही आपकी मानसिक डिस्टरबेंस हो रहा है, तो वो भी आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है, और उसको कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी 1959 आर्टिकल के अंतर्गत भी। और ये सब चीजें मतलब इसका दायरा बढ़ाया गया है धीरे 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 धीरे, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का इस मामले में क्या स्टेटमेंट था कि इन्होंने इनको मैग्ना कार्टा कहा, ठीक है। मैग्ना कार्टा सीधा सीधा पता आपको कि 1215 में लाया गया था, ब्रिटेन के जो लोक सभा थी उसके तहत ये लाया गया था, और उसमें जो नागरिकों के लिए चार्टर अधिकार, ठीक है, वो लेके आए थे। और उसके अंतर्गत वो सारे अधिकार दिए गए थे लोगों को जो एक लोकतांत्रिक देश में दिए जाने चाहिए, ठीक है। और उत्तरदायी सरकार का प्रावधान उस समय रखा गया था, ठीक है। धीरे 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 1215 से ही ये कन्वर्ट हो रहे थे राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ। और ये जो आमूलचूल जो मानव मनुष्य के इतिहास में जो मैग्ना कार्टा था ब्रिटेन का 1215 में, 1215 में, ये एक आमूलचूल परिवर्तनकारी घटना है, ठीक है। तभी से ही लोगों के माइंड में आइडिया आने शुरू हो गए थे कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यह अनुच्छेद व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये सब चीजें भीमराव अम्बेडकर का। अनुच्छेद 21 भारतीय संविधान के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान करता है, और इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विस्तारित किया गया है, ठीक है। एक्सपेंड किया गया इसका लेवल कि कौन कौन से सेक्टर इसके अंतर्गत आएंगे। 1978 में मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी यूनियन इंडियन यूनियन ऑफ फेडरलिज्म के महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 के दायरे को काफी बढ़ा दिया। यह फैसला किया कि जीवन के अधिकार का अर्थ केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। अब आप सोच सकते हो कि गरिमापूर्ण जीवन में क्या क्या चीजें आती है, ठीक है। रहना, खाना, कपड़े, बोलना, स्टैंडर्ड उनका, स्वाभिमान, ये सारी जितने भी जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी चीजें होती है वो सब इसमें बढ़ाया गया है। एक आर्टिकल अनुच्छेद आर्टिकल 21 का जो इन्होंने दायरा है वो मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ में के अंतर्गत इस केस में जुडिशियल ने सुप्रीम कोर्ट ने इसका दायरा बढ़ाया। और वो दायरे में क्या क्या है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, ठीक है। स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त वातावरण का अधिकार है, एकांत कारावास से संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, निजता का अधिकार है, स्वतंत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य सहायता का अधिकार कौन से निर्णय डिसीजन में मिला है, सुप्रीम कोर्ट के परमानंद कटारा वर्सेस भारत संघ के मामले में न्यायालय ने कहा कि जीवन के अधिकार के तहत लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार दिया गया है। त्वरित न्याय का सिद्धांत, ठीक है। त्वरित न्याय के सिद्धांत में उन्होंने ट्रायल कोर्ट बनाए गए हैं, ठीक है। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। शिक्षा के अधिकार में आर्टिकल 21A बनाया गया है, ठीक है, 1986 में। और इसके अलावा मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है, मूल मूल DPSP में जोड़ा गया है, ठीक है। निष्ठा के अधिकार में भी प्राइवेसी वाले कानून 61A, धारा 61A की बात की गई है। विदेश यात्रा का अधिकार है, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिया गया है, ठीक है। मानव दुर्व्यवहार के खिलाफ सुरक्षा आर्टिकल 21 प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 21 के विभिन्न अधिकार कौन कौन से हैं। तो यह निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, तो ये मिला आपको PUCL वर्सेस भारत के बाद में न्यायालय ने निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार को मान्यता दी है। धूम्रपान का निषेध, मुरली देवड़ा वर्सेस भारत संघ में उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान के निषेध की पुष्टि की है। शिक्षा का अधिकार मिला आपको मोहिनी जैन वर्सेज कर्नाटक राज्य में। ये बताया गया कि शिक्षा का अधिकार भी जीवन का अधिकार है। तीव्र गति से विचरण करने का अधिकार, हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य में तीव्र गति से विचरण का अधिकार मान्यता
प्राप्त किए, ठीक है। तो तीव्र गति से विचरण का मतलब क्या है कि आपको ऐसा नहीं कि धीरे 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 आप घूम सके, ठीक है। तो आपको जल्दी से कहाँ घूमना है, मतलब पूरे पूरी दुनिया में आपको घूमने का ये अधिकार प्रदान करते हैं। इसके अलावा लैंगिक उत्पीड़न का निषेध, तो ये आपको कौन प्रोवाइड करता है, किसके तहत मिलती है? विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में लैंगिक उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा दी गई है। ठीक है। तो तीव्र गति से विचरण का का मतलब ये है कि कोई भी आप जब घूम रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, तो कोई भी अबाध रूप से आप इसमें विचरण कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपके घूमने में प्रतिरोध उत्पन्न नहीं कर सकता, ठीक है। ये सब किस में आता है? तीव्र विचरण करने के अधिकार के अंतर्गत ये चीज आती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रदूषण मुक्त जल और प्रदूषण मुक्त जल और बापू के उपयोग का अधिकार। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य में जल प्रदूषण के खिलाफ अधिकार को मान्यता दी है, ठीक है। और स्वच्छ स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आपको आमसी मेहता बनाम भारत संघ में स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। यौन साथी चुनने और लैंगिकता का अधिकार आपको तेज सिंह जोहर और एवं अन्य बनाम भारत सरकार के न्यायालय में यौन साथी चुनने का अधिकार मान्यता दी गई है, आईपी विशेषकर आईपीसी के 377 के संदर्भ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, ये प्रदूषण मुक्त जल और ये बापू नहीं है, ये ठीक है, ये है वायु है, ठीक है। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार है, ठीक है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, मंदिरों में समान प्रवेश का अधिकार, ठीक है। सबरी वाला मामले में महिलाओं को मंदिरों में प्रवेश का समान अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ये सब जो अधिकार है आपको सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है, लैंडमार्क डिसीजन, उसके माध्यम से ही आपको मिले हैं। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार, ये मिला आपको संविधान संशोधन अधिनियम 2002 86 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। और अनुच्छेद 21 में नया उपकरण जोड़ा गया जो राज्य के कर्तव्य को परिभाषित करता है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा इसमें प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009 पारित किया गया जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। फाइमा सिरीन बनाम केरल स्टेट में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि इंटरनेट का उपयोग एकांत के अधिकार, शिक्षा के अधिकार का एक हिस्सा है, ठीक है। तो इंटरनेट का उपयोग एकांत के अधिकार और शिक्षा के अधिकार का ही, दोनों जो इंटरनेट का उपयोग एकांत के अधिकार, ये क्या है, शिक्षा के अधिकार के हिस्से में आता है, ठीक है।
तो हमने ये आर्टिकल 21 बहुत विस्तार से पढ़ा है, ठीक है। और जहाँ पे भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो इजीली। इसका मैं आपको, अगर कहीं पे मिस्टेक हो सकता है, बाई मिस्टेक हो जाए तो उसका भी मैं करेक्शन करूंगा कमेंट के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 22 की बात करते हैं अपन, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्राप्त करना। 22 गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में क्या करता है, अधिकार प्रदान करता है। गिरफ्तारी का प्रकार कौन कौन से हैं, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव, ठीक है। तो प्यूनिटिव क्या है, सामान्य विधि के तहत आपको गिरफ्तार करना, और जो प्रिवेंटिव है, निवारक निरोध के तहत आपको गिरफ्तार करना। सामान्य दंड विधि के तहत अधिकार क्या क्या आपके, 24 घंटे से अधिक समय तक बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराने का अधिकार है, ठीक है, कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये भी कारण आपको बताना पड़ेगा। कोर्ट गिरफ्तार जिसने भी किया है, अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श और बचाव का अधिकार, ठीक है। तो ये आपको जो नॉर्मल है, जिसको हम प्यूनिटिव भी कहते हैं, उसके तहत आपको प्रोवाइड किया जाए। ये अधिकार शत्रु विदेशी या निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। जो सामान्य दंड विधि के तहत आप जिन जिन लोगों को जो ये इसी को मिलेंगे जो भारतीय हो, ठीक है, और जिसको हम निवारक निरोध निवारक निरोध कानून के तहत जिसको नहीं पकड़ा गया हो, ठीक है, उसी को ये अधिकार मिलेंगे। निवारक निरोध क्या है, निवारक निरोध विधि दंड विधि से भिन्न होती है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को भविष्य में अपराध करने से रोकना, जबकि दंड विधि का उद्देश्य अपराध करने के बाद दंड देना, ठीक है। तो इसमें पुनिटिव और प्रिवेंटिव में डिफरेंसेस यही है कि अनुच्छेद 22 के तहत अधिकतम निरोध अवधि, निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह तक आप क्या कर सकते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हो, डिटेंशन में। यदि यह अवधि बढ़ जाती है तो सलाहकार बोर्ड की सलाह पर ही ऐसा किया जा सकता है। सलाहकार बोर्ड का गठन कैसे होगा, तो इसमें एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से ही ये किया जा सकता है। इसमें एक अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय में कार्य कर रहा हो, ठीक है, और कम से कम 2 सदस्य जो उच्च न्यायालय में कार्यरत या निवर्तमान न्यायाधीश रह चुके हो, ठीक है। गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार क्या क्या है, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए जाने और गिरफ्तारी आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार उसके पास है। निवारक निरोध के अंतर्गत पारित विधियां कौन कौन सी है, इसमें पहली है निवारक निरोध अधिनियम 1950, और इसको 1969 में समाप्त रिपील कर दिया गया। फिर आता मीसा, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 लाया गया था, और इसको 1978 में खत्म कर दिया गया था। इसके बाद कॉपी फोसा 1974 में लाया जाता है, और 13 जुलाई से 1974 से ये लागू होता है, जो अभी भी लागू है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1983 में लाया गया था, और ये NSA, तो ये अभी भी लागू है। आतंकवाद एवं विध्वंस गतिविधियां निरोधक अधिनियम टाडा 1985 में लाया गया था, और 1995 में इसको खत्म कर दिया गया था। आतंकवाद निवारक अधिनियम कोटा 2002 में लाया गया था, और 2004 में इसको खत्म कर दिया गया। तो निवारक निरोधक ये विधियां थी जिसके अंतर्गत व्यक्तियों को जो सस्पेंशन हो जिसका, और इसके अलावा वो आतंकवादी गतिविधियां करने वाले व्यक्ति हो, ठीक है, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई मामला हो, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएगी, निवारक निरोध के अंतर्गत, ठीक है। ये विधियां निवारक निरोध के माध्यम से राज्यों को सुरक्षा प्रदान करने का उद्देश्य रखते हैं, लेकिन नागरिकों के अधिकारों का भी इसमें ध्यान रखा गया, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद का सारांश, तो ये सारे सारांश है, ठीक है, ये तो सारांश है, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 22 के बाद में हम आते हैं 23 पे। 23 बात करता है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम निषेध की।
तो इससे संबंधित मुख्य बातें कौन कौन सी है? मानव दुर्व्यवहार के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है और बेगार एवं बलाश्रम के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। ये अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार और बेगार को प्रोहिबिट करता है, फिर मना करता है, ठीक है, चाहे वो राज्य द्वारा हो या फिर व्यक्तिगत स्तर पर हो, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बिना अगर आपको मेहनताना दिए या फिर जबरदस्ती श्रम न तो स्टेट करवाएगा और न ही कोई पर्सनल व्यक्ति करवा सकता है, ठीक है। बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। 2006 में सरकार ने बच्चों को घरेलू काम और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में काम करने पर रोक लगाई। इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम पर रखने के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है, ठीक है। कानूनी पहल क्या है? संसद ने स्त्री और लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 और बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 जैसे कानून लाए गए, ठीक है। कानूनी पहल है कि इनके माध्यम से हम ये सारी चीजों को रोकना चाहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 में बालकों के नियोजन का निषेध, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते। और इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी है? अनुच्छेद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों और अन्य खतरनाक गतिविधियों में नियोजन को प्रतिबंधित करता है। यह किसी हानिकारक कार्यों में बच्चों को नियोजित करने पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन हानिकारक न होने वाले कार्यों के लिए प्रतिबंध लागू नहीं होता, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये कि जो हेजार्डस जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें आप एम्प्लॉय नहीं बना सकते बच्चों को। और कानूनी पहल क्या है इससे संबंधित? बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 इस दिशा में महत्वपूर्ण कानून है। बालकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 भी लागू किया गया है। निष्कर्ष क्या है? अनुच्छेद 23 और 24 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो मानव दुर्व्यवहार और बाल श्रम के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस अनुच्छेदों के अंतर्गत लागू कानून और प्रावधान बच्चों और कमजोर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो आज हम 24 तक की जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो खत्म करते हैं और इसके बाद में हम पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और इसी के साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।